तो भारतीय अर्थव्यवस्था की यात्रा हमारी चल रही है। उस यात्रा में आज हमने देखा अभी तक कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हालात क्यों हैं, क्यों इंडियन इकोनॉमी आज जो मैंने पूरा स्वरूप आपको दिखाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, अत्यधिक दरिद्रता है ना, ये सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन अब मैं एक बार ये हमें चर्चा करनी कि ये हालत बनाई किसने, यानी ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, कौन था इसके लिए जिम्मेदार, ब्रिटेन का क्या योगदान रहा, 200 साल का शासन उनका जो रहा, जो ब्रिटेन औपनिवेशीकरण रहा, उसका क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो लिख लीजिए ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हेडिंग है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। लेकिन जब हम ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो हम ये भी जानना हमें चाहिए कि ब्रिटिश के आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये भी जानना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ा ना आरोप लगा सकते हैं आप कि ब्रिटिशर्स आके आपकी अर्थव्यवस्था खराब कर गए। जैसे मैं आपको ये बात बोलता हूँ ना कि भारत सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगना कर देंगे, किसानों की आय दुगना कर देंगे, तो पहले ये तो बताओ कि किसानों की आय है कितनी। यदि ये बता दोगे कि किसानों की आय इतने रुपए हैं तो हम जान जाएंगे कि 2022 में दुगनी हो जाएगी। तो वैसे ही हम हमेशा ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था थी कैसी, तो चौपट किया ना। ऐसे थोड़ा ना हम कह सकते कि भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो इंडियन इकोनॉमी को हम एक बार मुगल काल की अर्थव्यवस्था से कंपेयर करेंगे कि मुगल काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, है ना, और इससे हम कंपेयर करने का प्रयास करेंगे फिर बाद में। तो पहले कुछ इसी में लिख लीजिए, इसके बाद मुगल कालीन अर्थव्यवस्था लिखवाता हूँ। लिखिए, भारत में गरीबी ब्रिटिश शासन की देन है। भारत में गरीबी ब्रिटिश शासन की देन है। एक बहुत बड़ा आरोप हमने लगा दिया। आपके पास पेन कागज़ नहीं है, इनको कोई वाइट शीट हो तो प्रोवाइड कराई जाए, एक पेन दिया जाए। मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी, मिल गई, यहाँ पर है, यहाँ से ले लीजिए आप। नेक्स्ट, भारत लगभग 200 वर्षों तक के अंग्रेजों का गुलाम रहा। भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा तथा ब्रिटिश शासन की जंजीरों में जकड़ा रहा। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी कॉलोनी मात्र का दर्जा दिया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी कॉलोनी मात्र का दर्जा दिया और सभी संभव तरीकों से औपनिवेशवादी शोषण किया। और सभी संभव तरीकों से औपनिवेशवादी शोषण किया। ठीक है, अब हम पहले एक बार देखते हैं कि अंग्रेजों से पहले की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो हेडिंग डालिए, ब्रिटिश पूर्वकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था। बताइए कैसी थी हमारी अर्थव्यवस्था। इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने, इतिहास पढ़ा है, सुना है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, है ना। बोलते थे कि वो सभ्यता विश्व की जितनी भी समकालीन सभ्यता थी सिंधु, मैं अभी थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूँ, अभी ऐसे ही ज़्यादा हम लोग डिटेल नहीं देखेंगे, लेकिन अभी ये बात समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको, चलो यहीं पे छोटा सा मोटा सा अध्ययन हो जाए इतिहास का भी। सबसे पहले आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। आप बताते ना, इस दौरान विश्व में मिस्र नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता थी, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता थी, वांगो नदी के किनारे चाइना की सभ्यता थी, पीली सभ्यता बोलते हैं उसे, और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर दजला और फरात नदियाँ थीं, यहाँ पर थी। तो विश्व की सभी समकालीन सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे नगरीकृत सभ्यता रही है। ठीक है, कालांतर में वैदिक इरा में भी हमारे यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था जरूर विकसित हुई, पशुपालन जरूर विकसित हुआ, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तब भी बहुत बेहतर थी। ठीक है, तो वैदिक काल में भी बहुत बढ़िया रही। इसके बाद आप आगे आएंगे तो महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ, है ना। तो महाजनपद काल में भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही।
मौर्यन काल की तो बात ही मत कीजिए। मौर्यन काल में देखिए डेवलपमेंट कितने बड़े स्तर का हुआ। अशोक ने उस दौरान क्या किया, पत्थरों को कटवा करके, देखिए शिलालेख देखिए, कभी स्तंभ लेख देखिए, कितने बड़े स्तर का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी था। देखो उसी काल में हमेशा स्थापत्य का विकास होगा जिस काल में समृद्धि हो। जब समृद्धि होगी तो स्थापत्य का विकास होगा। जैसे कि मुग़ल काल की यदि बात करें तो मुग़ल काल में बाबर के टाइम पे बहुत बड़ा स्थापत्य नहीं बन पाया, क्योंकि बाबर शुरुआती आया था, स्थापित होने में टाइम लग गया बाबर को। इसके बाद हुमायूं, तो कुछ समय बाद हुमायूं का तो साम्राज्य ही छिन गया। शेर शाह सूरी ने कुछ समय के लिए हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अकबर भी मोटा मोटी जब बैठा तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, फिर लगातार विद्रोहों का सामना करना, पहले बैरम खां के संरक्षण में रहना, फिर महामंगमा के संरक्षण में रहना, फिर कालांतर में अकबर भी उसने विकास किया, तो फतेहपुर सीकरी बसाया, तो बुलंद दरवाज़ा बनाया, तो लेकिन तब भी बहुत बेहतरीन तरीके का स्थापत्य देखने को नहीं मिला, क्योंकि अकबर एक मजबूत मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जहांगीर के टाइम पीरियड पे आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ। क्यों? शासन सत्ता स्थायी हो चुकी है, समृद्धि है, वहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य मिला, चित्रकला का विकास हुआ बड़े स्तर पर जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर खुद भी एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप जाएंगे तो शाहजहां के टाइम पीरियड में बड़ी बड़ी इमारतों का बनना शुरू हुआ। शाहजहां ने लोगों को रोज़गार देने के नाम पे, पहले देखो रोज़गार किस नाम पे मिलता था, पहले या तो सेना में भर्ती हो जाओ, सैनिक बन जाओ, रोज़गार। लेकिन मान लो युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है तो फिर रोज़गार किस नाम का? तो क्या होता था, बड़ी बड़ी, जैसे ताजमहल ठीक है, तो मुमताज़ की याद में बनवाया, किसकी याद में बनवाया, हमें नहीं समझ में आता। मुझे ये समझ में आता है कि ताजमहल बनाने में 22,000 मजदूरों का काम था, यानी पर डे 22,000 मजदूर क्या पा रहे थे, रोजगार पा रहे थे। यानी कि ताजमहल, लाल किला जो भी बना, इसमें बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। फॉरेन रिजर्व, अभी क्या होता है, विदेशी मुद्रा आती है, लोग देखने आते हैं, विश्व के 7 अजूबे में ताजमहल को रखा जाता है, विदेशी पर्यटक को अपनी तरफ लालायित करता है ताजमहल, तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा का ये करके चला गया शाहजहां, विदेशी मुद्रा का आवागमन चालू हो गया, फॉरेक्स रिजर्व आने लगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ताजमहल हो या कोई भी संस्था बनी हो, वो सब क्या है, उस दौरान पे लोगों को रोज़गार देने के लिए भी कार्य करती थी, ठीक है। तो ये मोटा मोटी बात भारतीय अर्थव्यवस्था मुग़ल काल में, उससे पहले गुप्त काल में, उससे पहले आप जाएंगे दिल्ली सल्तनत के काल में भी बहुत समृद्धि रही। आप अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद कर सकते हैं, किस तरीके से बाजार नियंत्रण प्रणाली उसने। अलाउद्दीन खिलजी कैसा व्यक्ति था, साम्राज्यवादी व्यक्ति था, साम्राज्य का विस्तार करना था उसे, दूसरा सिकंदर बनना था। उसने एक उपाधि ली थी, सिकंदर सानी की उपाधि, ताकि वो क्या कर सके, विश्व को विजय कर सके। लेकिन उसका सपना वो कभी पूरा नहीं हो पाया, बाद में उस सपने को उसने त्याग भी दिया। लेकिन उसके एवज में उसने क्या किया, बहुत बड़ी सेना बनाई, उसने बहुत बड़ी सेना बनाई। सेना को बहुत सारा वेतन भी देना होता था, जिसके कारण उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित किया, ताकि सेना की सैलरी कम रहेगी, उतनी ही सैलरी में वो मार्केट से चीज़ें परचेज करके अपना जीवन यापन कर सकेंगे। वो सब एक बातें हैं। इससे पहले गुप्त काल में देखेंगे सोने के सिक्के चले। गुप्त काल में तो सोने के सिक्के आते आते कम हो गए, लेकिन उससे पहले कुषाण टाइम पे सोने के सिक्के चला करते थे, है ना। हिंद एवं शासकों के टाइम पे सोने के सिक्के चला करते थे। तो ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस आधार पे थी। अभी देख लीजिए, पहले अपने ही टाइम पीरियड पे हमने देखा एक सिक्का चलता था, मिश्र धातु का सिक्का था, जो अभी चेंज होकर स्टील का सिक्का आने लगा, गिलट का। पहले गिलट का सिक्का था, है ना, गिलट का सिक्का पहले आता था। गिलट महंगी धातु थी। अभी क्या होता है, 2 रुपए के यदि आपके पास वो पुराना सिक्का हो तो कम से कम 5 रुपए का बिकेगा वो, उसके अंदर इतनी बहुमूल्य धातु है। सरकार ने क्या किया, सिक्का चेंज कर दिया। अब इस समय आपके पास स्टील का सिक्का आता है। यही काम मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, चांदी की कमी हो गई थी पूरे विश्व में, चांदी की कमी हो गई थी, तो चांदी के सिक्कों की जगह पीतल के सिक्के प्रारंभ कर दिए उसने। लेकिन उसने क्या गड़बड़ी कर दी, नियंत्रण नहीं रख सका लोगों के ऊपर, और उस नियंत्रण नहीं रखने के एवज में क्या गलती हो गई उससे, घर घर टकसाल बन गया। लोग अपने अपने घर में छापने लगे सिक्के, और उसके बाद उसको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि फिर बाद में क्या हुआ, लोगों से पीतल के सिक्के उसने वापस लिए, चांदी के सिक्के वापस किए,
ठीक है, तो पढ़ेंगे जब से चीज़ें आएंगी। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ब्रिटिश से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो मैं एक शब्द में आपको ये कहना चाहूँगा कि ब्रिटेन के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के समकालीन थी। विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं थी उसके इक्वल थे हम भी। मुगल काल की हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर थी, सामाजिक स्तर पे भी, आर्थिक स्तर पे भी और न्यायिक स्तर पे भी। मैं सभी स्तरों को लिखवाऊंगा ताकि कभी ऐसे आता है, कुछ भी आता है, बहुत बेहतर लिख सके। लिख लीजिए, लिखिए अंग्रेजों के आगमन से पूर्व, अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व, ये लिखिए अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के समान ही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के समान ही थी। प्राचीन भारत के गुप्त काल, मौर्य, प्राचीन भारत के गुप्त, मौर्य, शक से लेकर, प्राचीन भारत के गुप्त, मौर्य, शक से लेकर मध्यकाल के गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई स्वर्णिम काल इतिहास के पन्नों में दर्ज किए। इतिहास के पन्नों में दर्ज किए। इतिहास के पन्नों में दर्ज किए। इन समयावधियों में, इन समयावधि यानी इस समय काल में, इन समयावधियों में प्रायः गाँव में कृषि एवं दस्तकारी कार्य प्रमुखता से किए जाते थे। प्रायः गाँव में कृषि एवं दस्तकारी कार्य प्रमुखता से किए जाते थे। हाँ, कौन सा? इन समयावधियों में प्रायः गाँव में कृषि एवं दस्तकारी, ऐसे लिखेंगे दस्तकारी। अब क्या है दस्तकारी भी बताऊंगा। हैंडीक्राफ्ट है ना, दस्तकारी कार्य प्रमुखता से किए जाते थे। जबकि शहर प्रशासकीय, धार्मिक, व वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में विद्यमान थे। वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में विद्यमान थे। ठीक है, कुछ वाणिज्यिक केंद्र बने हुए थे, कुछ। ठीक है, अब कैसे इसे करना है हमें, अब मैं आपको एक एक क्रम से पहले सामाजिक विशेषताएं बताऊंगा भारतीय अर्थव्यवस्था की ब्रिटेन से पूर्व, फिर आपको आर्थिक, फिर न्यायिक विशेषताएं। ठीक है, तो लिखिए ब्रिटिश पूर्वकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे कैसे करना है हमें सामाजिक आधार पे पहले देखना है सामाजिक विशेषताएं, फिर आर्थिक विशेषताएं। सबसे पहले हेडिंग डालिए सामाजिक विशेषताएं, नेक्स्ट डालिए न्यायिक विशेषताएं। सबसे पहले डालिए सामाजिक विशेषताएं।
सामाजिक विशेषताएं। ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति ग्रामीण थी। ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति ग्रामीण थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी हमारी। ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति ग्रामीण थी, प्रगति ग्रामीण थी। अर्थात देश की 90% से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। अर्थात देश की 90% से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। ये सब ऐसे भी है, निबंध भी लिख रहे हो एक तरीके से आप। ये सब पॉइंट जो हैं आप निबंध में यूज करोगे जब आगे चल के अर्थव्यवस्था से कोई ऐसे आता है, मैं दिखवाऊंगा भी। आज हो सकता है पिछले साल के क्वेश्चन भी यूपीएससी में जो आए हुए हैं, ठीक है। अभी हमारे पास पीसीएस के क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी के क्वेश्चन है। तो आज से मैं क्वेश्चन भी लेके चलूँगा, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उनके क्वेश्चन भी आपको दिखाता चलूँगा कि देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। ये भी काम आपको चेहरा दिखाते हुए चलना है कि आप जो पढ़ रहे हैं सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। और आने वाले समय में आपका टेस्ट भी है। कब है? 10 तारीख को। 10 को है? हाँ, कल ही है। तो आज तैयार, जितना पढ़ाया है उसके 5 क्वेश्चन उस दिन कल ही पूछे जाएंगे आपके। और कल ज़्यादा लंबी क्लास चलेगी क्योंकि टेस्ट भी है तो क्लास भी है, दोनों है। तो टेस्ट वाले समय को हम लोग बीच में खाना पीना वाला टाइम आपको नहीं मिलेगा, लगातार बैठना पड़ेगा 6-7 घंटे। 5 क्वेश्चन होंगे टेस्ट में, कल वाले में, ठीक है। चलो कहाँ पहुँचे? हाँ, निवास। हाँ, जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती, गाँव में निवास करती थी। नेक्स्ट आगे, यहाँ कृषि एवं दस्तकारी के कार्यों को प्रमुखता से किया जाता था। यहाँ कृषि एवं दस्तकारी के कार्यों को प्रमुखता से किया जाता था तथा गांव आत्मनिर्भर थे, यहाँ कृषि एवं दस्तकारी के कार्यों को प्रमुखता से किया जाता था तथा गांव आत्मनिर्भर थे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना कि गांव सिर्फ 2 चीज़ों के लिए पहले शहर जाया करते थे। क्या क्या? नमक के लिए और लोहा के लिए। लोहा जैसे कि अब गांव में थोड़ा ना माइनिंग होने लगेगी, लोहा गांव शहर में मिलता था। और लोहे, कृषि अर्थव्यवस्था थी ना, तो लोहा का फाल बनता था, लोहे का हंसिया बनता था, लोहे से बहुत सारे प्रयोग कार्य किए जाते थे, है ना। तो लोहे के लिए और नमक के लिए लोग शहर जाते थे, बाकी सब गांव पे उपलब्ध था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। यहाँ तक कि कपड़े भी गांव में बनते थे, चरखे के माध्यम से, सूती वस्त्र के माध्यम से वो कपड़े भी गांव में बन जाते थे। भोजन सामग्री गांव में उपलब्ध थी। यहाँ तक कि शहरों को गांव में जाना पड़ता था, शहर के आदमी को गांव जाना पड़ता था कि गांव से ये ले आते हैं, वो ले आते हैं, लेकिन गांव के आदमी को कभी शहर नहीं जाना पड़ता था। आज भी देखो ना, दिल्ली क्या है? दिल्ली ज़रूर एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, लेकिन आश्रित है आज के टाइम पे। दिल्ली को पानी हरियाणा दे रहा है, दिल्ली को सब्जी उत्तर प्रदेश और हरियाणा मिल के दे रहे हैं। एक दिन हिमाचल प्रदेश से टमाटर आते हैं, एक दिन वहाँ पे भूस्खलन हो जाए, टमाटर के रेट रातों रात 90 रुपये किलो पहुँच जाते हैं। तो आज भी आश्रित हो गया ना ये क्षेत्र। तो पहले शहर आश्रित हुआ करते थे, गाँव में। ये तो अंग्रेज़ों की नीति, अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया? कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, वाणिज्यीकरण कर दिया। एक ऐसी फसल उगाने लग गए जो फसल व्यावसायिक फसल थी, खाद्यान्न फसलों को महत्व देना कम कर दिया। नील की खेती कीजिए, ज़बरदस्ती करवाते थे। तंबाकू की खेती कीजिए, अफीम की खेती कीजिए, वो खेती कराने लगे। जो चाय की खेती कीजिए आप। अरे गांव के आदमी को चाय का कितना मतलब, एक टाइम पी लेगा, इसके बाद तो भोजन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या कर दिया? गांव में व्यवसायीकरण कर दिया, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, जिस कारण से गांव में दूसरा हस्तशिल्प उद्योग को ख़त्म कर दिया। हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें लोग बनाते थे उनको समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी आगे सारी चीज़ें लिखवाऊंगा, ठीक है। तो पहले गांव आत्मनिर्भर थे। नेक्स्ट, व्यवसाय वंशानुगत था। पहले व्यवसाय वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब बढ़ई का लड़का बढ़ई,
लुहार का लड़का लुहार, है ना। बर्तन बनाने वाले को कुम्हार बोलते हैं, कुम्हार का लड़का कुम्हार। वंशानुगत था, क्या था, बचपन से ही वो उस कार्य को सीख लेता था, उसी कार्य को कंटिन्यू करता था। ठीक है, नेक्स्ट, कृषक भूस्वामी, कृषक भूस्वामी तथा भूमिहीनों की श्रेणी में विभाजित था। कृषक भूस्वामी तथा भूमिहीनों की श्रेणी में विभाजित थे। कुछ कृषक ऐसे होते थे जिनके खुद की ज़मीन होती थी, उन्हें बोलते हैं भूस्वामी। कुछ कृषक ऐसे होते थे जो दूसरों की ज़मीन पे जाके मजदूरी करते थे, उन्हें बोलते हैं क्या, भूमिहीन मजदूर, कृषक। तो कृषक भूस्वामी तथा भूमिहीनों की श्रेणी में विभाजित थे। कृषक भूस्वामी तथा भूमिहीनों की श्रेणी में विभाजित थे। आज भी देखते हो ना, कैसी किसान खेती को क्या करते हैं, बटाई में दे देते हैं, बलकट में दे देते हैं। ज़मीन आपकी है, दूसरा व्यक्ति आए, उस पर जोते, उस पर पैदावार करे, और बाद में क्या होगा, उस एवज में उसको कुछ मिल जाएगा, उस एवज में उसको कुछ मिल जाएगा। समझ रहे हैं। तो पहले किसान या तो मजदूर होता था या तो भूमि का स्वामी होता था। अधिकतम ज़मीनें होती थी लोगों के पास, बहुत कम होते थे जो भूमिहीन कृषक होते थे। लेकिन कालांतर में इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जमींदारी व्यवस्था पैदा कर दी, ज़मीन का मालिक एक व्यक्ति को बना दिया, और किसान सारे मजदूर बन गए। रातों रात पूरे किसान मजदूर बन गए, अपनी ज़मीन उनके हाथ से चली गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था ला दी, महलवाड़ी व्यवस्था ला दी। इन सब व्यवस्थाओं ने नुकसान पहुंचा दिया। किसान की जो अच्छी खासी इनकम होती थी वो किस में चली गई, लगान में चली गई। एक मूवी देखी है ना, कौन सी, लगान। बोलते हैं ना, अति गुना लगान देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे लगान में ही जितना पैसा होता था सब उसी में चला जाता था। ठीक है, अभी आगे चर्चा करेंगे उसकी। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। पूंजी का प्रबंध। पहले पूंजी कहाँ से, अच्छा ये बताओ, आज तो बैंक है, आज मुझे पैसा चाहिए तो मैं बैंक चला जा रहा हूँ। बैंक में गया, वहाँ पे अप्लाई किया, मुझे होम लोन मिल गया, मुझको एजुकेशन लोन मिल गया, मुझे कोई अपना स्टार्टअप करना उसके लिए लोन मिल गया। लेकिन पहले क्या व्यवस्था थी, पहले साहूकार होते थे, आज भी होते हैं गांव में। एक साहूकार होता है, मदर इंडिया मूवी देखी हो तो उसमें देखा होगा आपने, साहूकार किस तरीके से शोषण के जाल में फांस लेता था। फिर पूरी फसल जैसे ही कट के फसल आती थी खबर रखता था, और जाके फसल के ऊपर बैठ जाता था कि पहले मेरा बांट दो। फिर पता चलता था 1 किलो 2 किलो लेकर किसान वापस लौट रहा है, बाकी सब वो अपने घर लदवा ले गया। ये कंडीशन थी उस दौरान। ठीक है, तो कर्ज के फांस में किसान फंस जाता था, लगान के चक्कर में। लगान देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता था पूंजीपति से, अंग्रेजों के टाइम। इससे पहले नहीं होता था। उससे पहले कितना लगान था, मुगल काल में यदि 1/6वां हिस्सा लगान हुआ करता था, कोई बहुत बड़ी रकम थोड़ी ना होती थी। सबसे ज़्यादा लगान अच्छा किस और किस शासक के टाइम पीरियड पर, कोई बताएगा? दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे 1-2 शासक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा लगान लिया। 2 शासक थे, एक था अलाउद्दीन खिलजी, इसने 1/2 लिया, 50% लगान लिया इसने कुछ मामलों पे, और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, इसने भी लगान 1/2 लिया। यानी कि पूरी फसल का आधा मेरा आधा तुम्हारा। 1/6 बहुत ही आम दर्जे की लगान थी, बहुत ज़्यादा लगान नहीं थी ये, बहुत आसानी से इस लगान को आप भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे लगान बहुत ज़्यादा हो गई थी। नेक्स्ट, पूंजी का प्रबंध मुख्य रूप से गांव के जमींदार, महाजन या उच्च ब्याज दरों पर लिया जाता था। गांव के जमींदार या महाजन द्वारा उच्च ब्याज दरों पर किया जाता था। पहले ये भी एक बिजनेस था, आपके पास थोड़ा सा पैसा हो जाए, ब्याज पे घुमाना चालू कर दो, 2 लठैठ रख लो ताकि वसूली करते रहे। पूंजी का प्रबंध मुख्य रूप से गांव के जमींदार या महाजन द्वारा उच्च ब्याज दरों पर किया जाता था। नेक्स्ट, कृषि से उत्पादित खाद्यान्न का उपभोग। कृषि से उत्पादित खाद्यान्न का उपयोग या उपभोग। कृषि से उत्पादित खाद्यान्न का उपभोग प्रमुख रूप से गांव के भीतर कर लिया जाता था। गांव के भीतर कर लिया जाता था, परंतु प्राथमिक क्षेत्र द्वारा, प्राथमिक क्षेत्र आपका वही कृषि क्षेत्र, ये सब प्राथमिक सेक्टर है, परंतु प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित कच्चा माल
प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित कच्चा माल हस्तशिल्पियों को उपलब्ध कराया जाता था। हस्तशिल्पियों को उपलब्ध कराया जाता था। हस्तशिल्पियों को उपलब्ध कराया जाता था। हैंडीक्राफ्ट मेड जो वस्तुएं बनाते थे, जो उनके व्यवसाय को आधार प्रदान करता था, जो उनके व्यवसाय को आधार प्रदान करता था। नेक्स्ट, आर्थिक विशेषताएं। ब्रिटिश से पहले की जितनी भी अर्थव्यवस्था थी उसकी आर्थिक विशेषताएं, ठीक है, जो उनके व्यवसाय को आधार प्रदान करता था। इसके बाद आपको लिखना है आर्थिक विशेषताएं। छूट रहा है ना, बढ़िया से छूट रहा है, छूटना चाहिए। शुरुआती लक्षण है कि हमारी स्पीड कमज़ोर है ना, खूब छूटेगा, छूटने दीजिए। कुछ तो कुर्बानियाँ देनी ही पड़ेंगी, है ना, शहादत में कुछ लोग तो कुर्बान होते ही हैं। नेक्स्ट, आर्थिक विशेषताएं लिखिए। एक और जहां कृषि निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, एक और जहां कृषि निश्चित रूप से, एक और जहां कृषि निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियों में देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, यूपीएससी की तैयारी करना है तो अस्त्र शस्त्र लेके जाना है। एक अस्त्र स्पीड भी है, जिसकी जितनी स्पीड होगी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा एग्ज़ाम हॉल पे। और नहीं पता चला बगल वाला पूरा लिख के पेपर बैठ गया, इधर आप टेंशन में बैठे हो। समझ रहे हैं, स्पीड चाहिए इसमें। एक हथियार ये भी, आपकी इस रफ्तार इतनी हो कि आप 3 घंटे में, 3 आवर में 3500 वर्ड लिखने का मादा रखते हो। 3500 से 4000। पहले यूपीएससी जब शुरुआती में पैटर्न चेंज हुआ, पीसीएस में भी यही चीज़ है, सेम पैटर्न है दोनों में। तो शुरुआती में क्या कर दिया पीसीएस ने, यूपीएससी ने 3 घंटे में 5000 वर्ड लिखना। ये कोई नहीं कर सकता। इतिहास में कोई मानव पैदा हुआ होगा पता नहीं, लेकिन ऐसे साधारण हमारे जैसे आदमी नहीं कर सकते। कोई भी 5000 वर्ड नहीं लिख सकता 3 घंटे में, चाहे आयोग का अध्यक्ष कोई बैठा के पेपर लिखवा लिया जाए, वो भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन यूपीएससी ने बना दिया, लेकिन इस गलती को सुधारा 2015 में। इसको अब लेकर आ गए हैं 3500 वर्ड, ये लिखा जा सकता है आम तौर पे। अभी आपकी स्पीड लगभग मुझे जहाँ तक लगती है कि आपकी स्पीड 2500 से 2600 के बीच में है। आप 3 घंटे में 2500 वर्ड से 2600 वर्ड लिख लोगे। हमें कितना 900 का और को आपको रेंज मुझे 900 और बढ़ानी है, ताकि आप 3 घंटे में 3500 वर्ड लिख सकें। यानी कि यदि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 के 2500 आप जाके कर सके। समझ रहे हैं, पता चला आज सब कुछ रहा, लिख ही नहीं पाए। सबसे बड़ा संकट कि मेरी हैंड राइटिंग ही ज़्यादा तेज़ नहीं है। देखो भूल जाओ, जैसे भी अच्छी खासी राइटिंग आपकी रही हो, लेकिन इतनी ही राइटिंग आपकी होनी चाहिए जितना दूसरा वाला पढ़ सके। दूसरा वाला ना पढ़ सके तो कम से कम खुद पढ़ सके, ऐसी राइटिंग आपकी हो। यदि बहुत अच्छी है तो उससे प्यार मोहब्बत छोड़ दो, ठीक है, कि ख़राब हो रही है, देखो इनके चक्कर में ख़राब हो रही है, ख़राब होने दो, ख़राब होगी राइटिंग अभी, ठीक है। धीरे धीरे इसी स्पीड पे अच्छी राइटिंग बनने लग जाएगी, इसी स्पीड पे अच्छी राइटिंग बन जाएगी। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हमारे पुराने बच्चे हैं। इसमें रजनी जी आपकी राइटिंग, इनकी सबसे घटिया राइटिंग एक समय हुआ करती थी। घटिया नहीं, सबसे घटिया स्पीड हुआ करती थी। 8 बार तो इधर उधर झेंकती थी ये, लेकिन आज के टाइम पे स्पीड इनकी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इम्प्रूवमेंट हुआ लिखने के बाद। आपकी राइटिंग भी ओवरऑल अब आपको देखना नहीं पड़ता। जो लोग एक बार यहाँ पे, तो शुरुआती लक्षण आप लोगों के साथ हो रहा हो तो टेंशन नहीं लेना, छूटने दो, छूटने दो। यही गंदी आदत, ये एक हथियार मुझे बनाना है स्पीड का। पूरे पेपर करके आओगे, 2-2 नंबर भी मिलेगा तो भी काम चल जाएगा। पता चला 5 क्वेश्चन पे वो छोड़ के चले आए, ये नहीं होना चाहिए। 10 नंबर जो मिल रहे थे वो भी चले गए। समझ रहे हैं, वो तभी होगा जब आपकी स्पीड होगी, और स्पीड बनाने से आती है, ऐसे नहीं हो जाएगी, चमत्कार नहीं होगा आपके साथ। ठीक, चलो कहाँ तक पहुँचे? आर्थिक विशेषताओं पे पहुँचे हम। तो आर्थिक विशेषताओं में मैं कह रहा था आपको कि एक और जहाँ कृषि निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, वहीं दूसरी तरफ भारत का उद्योग जगत भी उन्नत था। भारत का उद्योग जगत भी उन्नत था। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री भी थी मुग़ल काल में, मौर्य काल में भारत का उद्योग जगत भी उन्नत था। अच्छा, कोई बताएगा कौन कौन सा उद्योग यहाँ पे रहा होगा?
कौन कौन सा उद्योग रहा होगा? सूती और रेशमी वस्त्र, और हाँ छपाई का काम, साड़ियों में कढ़ाई छपाई का काम, और हथकरघा उद्योग, हाँ हैंडक्राफ्ट। और ताजमहल जो बना हुआ है काहे से बना हुआ है? संगमरमर से। संगमरमर को तराशना, काटना, ये भी बहुत बड़ा। रियल इस्टेट सेक्टर देखो भारत का कितना बढ़िया था, कितना उन्नत था उस दौरान। वैसी इमारत आपको कोई नहीं दिखाई देगी। अंग्रेज़ जितने बढ़िया चीज़ें बना के चले गए, अंग्रेज नहीं, मुग़ल काल में अंग्रेज़ों को कोई किसी भी तरीके से क्रेडिट नहीं देना चाहते हम। जीरो क्रेडिट है उनका बहुत सारे मायनों में। हाँ कुछ लाभ जरूर हुए हैं, वो भी लिखवाऊंगा, लेकिन ओवरऑल क्रेडिट जीरो है, क्योंकि गरीब आज उन्हीं के कारण है। आज यूपीएससी तैयारी करनी पड़ रही है, एकमात्र रीजन अंग्रेजी है। ठीक है, तो लिखिए। वहीं दूसरी तरफ भारत का उद्योग भी जगत उन्नत था। भारत में बुने हुए वस्त्र रेशमी, सूती तथा मलमल। भारत में बुने हुए वस्त्र रेशमी, सूती तथा मलमल विश्व में सर्वोत्तम कोटि के उत्पाद माने जाते थे। विश्व में सर्वोत्तम कोटि के उत्पाद माने जाते थे। विश्व में सर्वोत्तम कोटि के उत्पाद माने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट। अन्य प्रसिद्ध उद्योगों में संगमरमर कार्य, अन्य प्रसिद्ध उद्योगों में संगमरमर कार्य, पत्थर की तराशी, लकड़ी पर नक्काशी, मसाले तथा सोने चांदी के आभूषण प्रमुख थे। मसाले एवं सोने चांदी के आभूषण प्रमुख थे। नेक्स्ट। देश में उत्पादित वस्तुओं का न केवल स्थानीय उपभोग होता था। देश में उत्पादित वस्तुओं का न केवल स्थानीय उपभोग होता था, वरन उनका निर्यात भी किया जाता था। उच्च आय प्रदान करने वाली निर्यातित वस्तुओं में उच्च आय प्राप्त करने वाली निर्यातित वस्तुओं में मसाले, नील, अफीम, कपास, रेशम तथा सोरा शामिल थे। नील, कपास, अफीम, रेशम तथा सोरा शामिल थे। सोरा नहीं जानते? बहुत बढ़िया। कौन जानता है सोरा क्या होता है? क्या बनता है? जूट। ये क्या है? सोरा, मीठा सोरा नहीं, खाने वाला सोरा। अच्छा, आप सोडा बोलते हो? अच्छा, सोडा बोलते हैं। एक सोरा और होता है, बारूद के रूप में प्रयोग किया जाता है। गंधक और पोटास, वो भी एक सोरा होता है। केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो मिलेगा आपको। ठीक है, ये भी आपका उसमें जुड़ा होता है। और एक सोरा होता है धोने वाला, कपड़े धुलने वाला, वो भी सोडा होता है। अरे आप लोग, चलो सोडा। ठीक है, लेकिन जो सोरा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस सोरा की बात कर रहा हूँ, ये बारूद है। ये एक बारूद है। सोडा की बात नहीं कर रहा था, मैं भी सोडा ही बोलता हूँ उसे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आगे 17वीं और 18वीं शताब्दियों तक यूरोप भारतीय उत्पादों का ग्राहक बन गया। 17वीं
और 18वीं शताब्दियों तक यूरोप भारतीय उत्पादों का ग्राहक था। एक चीज़ और हमारे यहाँ बहुत फेमस थी, क्या कोई बताएगा? ये लोग क्या खाते थे? मीट खाते थे, मांस खाते थे, मच्छी खाते थे। उसमें एक बहुत विशेष चीज़ पड़ती है, मसाला, काली मिर्च, और कौन कौन सा मसाला पड़ता है ना, गरम मसाला, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो स्वादिष्ट स्वाद उसी से आता है। तो वो भी ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते थे, है ना, तो उसका भी योगदान था। 17वीं और 18वीं शताब्दियों तक यूरोप भारतीय उत्पादों का ग्राहक था। ये हो गई आपकी आर्थिक विशेषताएं। नेक्स्ट न्यायिक विशेषताएं। प्रायः प्रत्येक गांव की अपनी पंचायत थी। उस दौरान जब ब्रिटेन नहीं आया था भारत में, तो प्रायः प्रत्येक गांव की अपनी पंचायत होती थी, जो ग्रामीण विवादों व झगड़ों का निपटारा करती थी। और न्याय की अदालत के रूप में कार्य करती थी। ये बहुत ज़रूरी है, राजस्व प्रशासन, है ना। नेक्स्ट, भू राजस्व की सीमा। भू राजस्व कितना लिया जाता था? ये भी न्यायिक विशेषताओं में ही आएगा। भू राजस्व की सीमा कुल उत्पादन के तीसरे भाग से छठे भाग तक वसूली जाती थी। भू राजस्व की सीमा कुल उत्पादन के तीसरे भाग से छठे भाग तक वसूली जाती थी, तथा कभी कभी यह कुल उत्पादन का आधा हिस्सा तक होता था। एक 1918 में एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन की कुछ बातें हैं जो लिख लीजिए। एक कमीशन बना था जिसका नाम है औद्योगिक आयोग। 1918 में बनाया गया था और उसने इस बारे में काफ़ी कुछ कहा था, तो लिख लीजिए। औद्योगिक आयोग 1918 के अनुसार, हाँ ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। औद्योगिक आयोग 1918 के अनुसार जब पश्चिम के साहसी व्यापारियों ने, इसने क्या कहा? जब पश्चिम के साहसी व्यापारियों ने साहसी नहीं जानते, हाँ साहसी, बड़ा सा छोटा हा फिर बड़ी सी, साहसी व्यापारियों ने भारत में पदार्पण किया। जब पश्चिम के साहसी व्यापारियों ने भारत में पदार्पण किया, अब कहोगे पदार्पण क्या है? पदार्पण का मतलब है आना। ना तो हिंदी सही है ना तो इंग्लिश सही है, बीच वाले हो आप लोग, तो थोड़ा सा ये नए शब्द मिल रहे हैं, इनको सीखिए। भारत में पदार्पण किया। उस समय देश विकास के मामले में किसी अति विकसित यूरोपीय राष्ट्रों से कम नहीं था। यह औद्योगिक आयोग की बात है, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। पदार्पण किया, उस समय देश विकास के मामलों में किसी अति विकसित यूरोपीय राष्ट्रों से कम नहीं था। किसी अति विकसित यूरोपीय राष्ट्रों से कम नहीं था। अति विकसित यूरोपीय राष्ट्रों से कम नहीं था। तो मेरी बात शायद समझ में आ गई हो। औद्योगिक आयोग ने जब ये बात कही है, इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था यूरोपीय अर्थव्यवस्था के समकक्ष थी, बराबर थी। लेकिन अंग्रेज जब छोड़ के गए तो क्या बराबर थी? तब नहीं थी। आज भी अब हम उस भरपाई को भी पूरा नहीं कर पा रहे। हम एक डेवलपिंग कंट्री बने हुए हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज है।
ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, धन का बहिर्गमन हो गया। तो अब ये हो गई आपकी बात कि अंग्रेजों से पहले की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब लिखिए अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था। हाँ, ये एक औद्योगिक कमीशन बनाया गया था इसलिए कि भारत में उद्योगों को लेकर के कि किस तरीके से उद्योगों का विकास हो रहा है। भारत में उद्योग थे नहीं, विऔद्योगीकरण हुआ था और पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। पूरे विश्व में मशीनीकरण, औद्योगिक क्रांति क्या, मशीनीकरण का एक नया युग, मशीनों का एक नया युग। जहाँ पे एक काम 15 दिनों में होता था वहीं वो काम 5 दिन 10 दिन में होने लग गया। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पे भारत में औद्योगिकरण की गति क्या है, उसके लिए एक औद्योगिक कमीशन बनाया गया। उस औद्योगिक कमीशन ने कहा कि भारत में पहले बहुत बड़े स्तर की इकॉनमी थी, आज ये हालत है। 1918 की घटना है ये, ठीक है। और भारत में औद्योगिकरण हुआ ऐसा नहीं है, 1864 से प्रारंभ हुआ औद्योगिकरण का सिलसिला। भारत में औद्योगिकरण धीरे धीरे 1857 की क्रांति हो गई, 1861 का भारत शासन अधिनियम आया था, है ना। उस अधिनियम के बाद 1864 से धीरे धीरे इन्होंने प्रारंभ किया कि भारत में भी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और यहाँ पे प्रारंभ किया गया कार्य, जब मैं पढ़ाऊँगा तब क्लियर करेंगे औद्योगिक काल। तो ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था, अब आपकी हेडिंग ये है, ठीक है।